नमस्कार दोस्तों, फिजिक्स विद कुंदन सर में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, मैं अब स्टार्ट करूंगा आपके लिए संधारित्र तथा धारिता, जो कि नया टॉपिक है। इससे पहले मैंने आपको 2 चैप्टर क्लियर करा चुका हूं। आप मेरे जो चैनल है फिजिक्स विद कुंदन सर, उसमें आप सब्सक्राइब करें और उसके बाद जो प्लेलिस्ट है उसमें जाकर देखें। तो 2 चैप्टर मैं करा दिया हूँ। फिर भी वहाँ भी अगर कहीं दिक्कत कुछ आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं, फिर उसमें भी जो टॉपिक छूटा होगा आपको कवर कराया जाएगा। तो अब नया टॉपिक स्टार्ट हुआ है संधारित्र तथा धारिता। तो यह चैप्टर्स ही मान सकते हैं, ये संधारित्र तथा धारिता। तो इस संधारित्र और धारिता में हम लोग ध्यान दीजिएगा, हम लोग लेंगे सबसे पहले समझेंगे क्या चालक की धारिता, कि चालक की धारिता क्या कहलाती है। तो देखिए दोस्तों, किसी भी चालक को धारिता नाम से ही स्पष्ट है। ऐसे तो ये चैप्टर है संधारित्र तथा धारिता, उसमें हम लोग लेंगे पहला जो हेडिंग हमारा होगा वो होगा चालक की धारिता। तो चलिए मैं हेडिंग देता हूँ चालक की धारिता। चालक की धारिता, चालक की धारिता। तो इस तरीके से हेडिंग हो गया, चालक की धारिता हो गया। चैप्टर का नाम है संधारित्र तथा धारिता, लेकिन हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे चालक की धारिता। नाम से ही स्पष्ट है दोस्तों कि धारिता, धारिता का मतलब होता है धारण करने की क्षमता। तो चूंकि चालक है तो चालक में क्या धारण होगा ये दोस्तों, उसमें इलेक्ट्रॉन, चूंकि आवेश को क्या करेगा, वह पदार्थ यानी जो वस्तु है उसको क्या करेगा, आवेश को धारण करेगा। यानी किसी भी वस्तु को क्या किया जाएगा, आवेशित किया जाएगा। यानी आप ओवरऑल कह सकते हैं कि किसी भी वस्तु के आवेश धारण करने की क्षमता को ही क्या कहते हैं, धारिता कहते हैं। तो देखिए, आवेश ग्रहण करने की क्षमता 2 प्रकार से हो सकती है। या तो हम किसी ऑब्जेक्ट को ऋणावेशित कर सकते हैं या उस ऑब्जेक्ट को धनावेशित कर सकते हैं। तो आवेशित करने के 2 मेथड्स हो गए, या तो हम लोग उसको ऋणावेशित कर देंगे या धनावेशित कर देंगे। तो ऋणावेशित कब होगा, जब बाहर से कोई भी बाहरी एजेंट के द्वारा हम लोग उस पर क्या करें, इलेक्ट्रॉन दे देते हैं। तो इलेक्ट्रॉन देने की वजह से क्या होता है, वह चालक ऋणावेशित हो जाएगा। जबकि अगर उस चालक को धनावेशित करना है तो उससे बाहरी एजेंट के द्वारा उससे जो इलेक्ट्रॉन है उसको खींचकर बाहर निकाल देंगे। तो इस तरीके से वो ऑब्जेक्ट्स क्या हो जाएगा, धनावेशित हो जाएगा। तो यही कॉन्सेप्ट है कि किसी भी वस्तु को आवेशित करने के 2 मेथड्स हो सकते हैं, या तो आप ऋणावेशित करेंगे या धनावेशित करेंगे। ऋणावेशित होगा तो बाहर से इलेक्ट्रॉन देंगे और धनावेशित होगा तो उससे ऑब्जेक्ट निकालेंगे। तो इसका मतलब कॉन्सेप्ट यह हुआ कि मान लेते हैं कोई चालक पदार्थ है, तो चालक पदार्थ को धनावेशित या ऋणावेशित करने में कार्य किया जाता है। और यह कार्य किसके द्वारा किया जाता है दोस्तों, किसी बाहरी एजेंट के द्वारा, कारक के द्वारा किया जाता है। और जो कार्य किया जाता है वह उस चालक पदार्थ में ऊर्जा के रूप में संचित होता है, और उस संचित ऊर्जा को कहते हैं स्थितिज ऊर्जा। तो यही ऊर्जा क्या होती है, उसकी धारण करने की कैपेसिटी होती है। लेकिन आपको पता होगा कि किसी भी चालक पदार्थ के आवेश ग्रहण करने की एक लिमिटेशंस हो सकती है। तो ध्यान रखिएगा, यानी एक निश्चित आवेश को जितना ग्रहण कर सकता है उतने ही मात्रा में किसी वस्तु के निश्चित आवेश को ग्रहण करने की क्षमता को क्या कहते हैं, धारिता कहते हैं। तो ये तो एक जनरल सा डेफिनेशन हो गया कि किसी वस्तु के या किसी चालक पदार्थ के निश्चित मात्रा में आवेश को ग्रहण करने की क्षमता को क्या कहते हैं दोस्तों, चालक की धारिता कहते हैं। ये तो आप जनरली कह सकते हैं कि ये जनरल डेफिनेशन हुआ। देखिए दोस्तों, किसी भी चीज़ के 2 डेफिनेशन तैयार होता है। एक तो होता है आप सैद्धांतिक रूप से, जैसे मैंने जनरल आपको डेफिनेशन बताया। दूसरा होता है एक मैथमेटिकल जो डेफिनेशंस होती हैं वो आसान होती है, जिसकी वजह से बड़े आसानी से उन चीज़ों को आप कवर कर सकते हैं। और जनरल अगर इसकी परिभाषा लिखना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं कि किसी चालक के एक निश्चित मात्रा में आवेश ग्रहण करने की क्षमता को क्या कहते हैं, चालक की धारिता कहते हैं। ये जनरल आपको लिखना है, आप लिखें, लेकिन मैं बिल्कुल टू द पॉइंट बात करूंगा, उन्हीं टॉपिक को लिखवाऊंगा। मतलब
इस टाइप से आपको डेफिनेशन तैयार कराया जाएगा ताकि आपको एग्जाम पीरियड में प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। नहीं तो लंबी चौड़ी आप डेफिनेशन लिख लेंगे, फिर आपको प्रॉब्लम करेगी एग्ज़ाम के समय में। तो चलिए हम लोग चलते हैं, इसके एक्चुअल परिभाषा को तैयार करेंगे। तो चलिए मैं फिगर के थ्रू ही आपको बताऊंगा कि क्या होगा इसका कंडीशन। चलिए मैं फिगर बना दे रहा हूँ। आप कल्पना करें कि ये एक चालक है, गोलाकार चालक है। ठीक है दोस्तों, ये एक गोलाकार चालक है। अगर इस गोलाकार चालक को बाहर से कोई आवेश दिया जा रहा है, आप कल्पना करें कि इस गोलाकार चालक को हमने बाहर से कोई आवेश दिया, तो बाहर से जैसे ही हम लोग आवेश देंगे, आवेश के देने से इस पर क्या होता है, चालक पर एक तल बढ़ने लगता है। क्या होने लगता है दोस्तों, आवेश का तल बढ़ने लगता है। यानी इस तरीके से आप दिखा सकते हैं कि ये जैसे जैसे किसी चालक को आवेश दिया जाता है, उस चालक का तल लगातार बढ़ता जा रहा है। तो जिसको मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, ये एक लेयर के तौर पे मैं दिखा रहा हूँ कि इस तरीके से इसका तल बढ़ता जाता है। तो क्या हमने कहा कि इसको जैसे ही हमने कैपिटल क्यू आवेश दिया, इसका तल बढ़ने लगा। तो यानी यहाँ से तैयार ये हुआ। और चूंकि आप ध्यान रखें कि चालक के चारों ओर ये डैश डैश लाइन वाली जो तल आपको दिख रही है, ये तल किसको डिनोट कर रही है दोस्तों, उसके तल को क्या कहते हैं, आवेश के तल को हम कहते हैं विभव। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे किसी चालक को आवेश दिया जा रहा है, उसके आवेश को देने की वजह से ये लगातार तल बढ़ रहा है। और तल बढ़ने का मतलब है कि उसका विभव बढ़ रहा है, यानी विभव में वृद्धि हो रही है। यानी यूं कहें कि अगर आप आवेश बढ़ाएंगे तो विभव बढ़ेगा, आवेश घटाएंगे विभव घटेगा, आवेश जीरो विभव जीरो। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि चूंकि Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V का मतलब हुआ कि अगर आवेश बढ़ेगा विभव बढ़ेगा, आवेश घटेगा विभव घटेगा, आवेश जीरो भी जीरो। तो इस तरीके से Q इक्वल्स टू, इसलिए Q इक्वल्स टू क्या होगा, C इंटू V। जैसा कि आपको पता है कि जब भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यानी इस अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो बराबर और एक कांस्टेंट आता है, तभी ये इक्वेशन क्या होती है, बैलेंस होती है। तो बराबर और C हमने लिख दिया, तो Q बराबर क्या आ गया, CV। इसलिए C इक्वल्स टू क्या होगा दोस्तों, Q बाई V होगा। इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं C इक्वल्स टू Q बाई V। तो C को क्या बोलते हैं, मैं लिख दे रहा हूँ कि C को क्या बोलते हैं। यहाँ से आप ध्यान दीजिएगा, C को हम लोग चलिए C को दोस्तों हम लोग कहते हैं चालक की धारिता। तो चलिए मैं दिखा दे रहा हूँ आपको, C को बोलते हैं चालक की धारिता। लिखेंगे हम लोग चालक की धारिता, चालक की धारिता बराबर आवेश बटे विभव। क्या हो जाएगा, आवेश बटे विभव, आवेश बटे विभव। यानी यहाँ से परिभाषा आप तैयार कर सकते हैं कि आवेश और विभव के अनुपात को ही क्या कहते हैं, चालक की धारिता कहते हैं। तो चलिए बिना देर किए हम लोग इसके परिभाषा को लिखते हैं। तो लिखेंगे आवेश तथा विभव के अनुपात को, आवेश तथा विभव के अनुपात को चालक की धारिता कहते हैं, चालक की धारिता कहते हैं। ठीक है, अब देखिए इसे चालक की धारिता कहते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं दोस्तों, इसे C से प्रदर्शित करते हैं। इसे C से प्रदर्शित करते हैं।
इसे सी से प्रदर्शित करते हैं। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से, आप देखिए इसे सी से प्रदर्शित करते हैं। अब देखिएगा दोस्तों, इसका जो मात्रक होता है हम लोग ले लेंगे कि इसका मात्रक फैरेड होता है, फैरेड होता है। इसका मात्रक क्या होता है दोस्तों? फैरेड होता है। अब थोड़ी हम लोग और भी चलते हैं एक स्टेप और। चूंकि C इक्वल्स टू क्या होता है दोस्तों? Q/V। लिखेंगे यदि Q इक्वल्स टू 1 कूलाम तथा V इक्वल्स टू 1 वोल्ट हो, तब आप मान ले कि Q की वैल्यू 1 हो जाए और V की भी वैल्यू क्या हो जाए? 1 हो जाए। तो उस केस में क्या होगा? C, तो C की वैल्यू क्या हो जाएगी दोस्तों? आप लिखेंगे चूंकि C इक्वल्स टू 1/1, तो C इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 1 फैरेड। तो यहाँ से आप 1 फैरेड की डेफिनेशन तैयार कर लेंगे कि लिखेंगे कि अतः 1 फैरेड किसी चालक की वह धारिता है जिसको 1 कूलाम आवेश देने पर उस चालक में 1 वोल्ट की वृद्धि हो जाए। तो इस तरीके से हम लोग परिभाषा भी लिख लेते हैं इसके। लिखेंगे 1 फैरेड किसी चालक की वह धारिता है जिसको 1 कूलाम आवेश देने पर 1 कूलाम आवेश देने पर चालक के विभव में विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि हो जाए। 1 वोल्ट की वृद्धि हो जाए। 1 वोल्ट की वृद्धि हो जाए। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ से मैंने एक परिभाषा भी तैयार कर दी है आपके लिए कि 1 फैरेड किसी चालक की वह धारिता है जिसको 1 कूलाम आवेश देने पर चालक के विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि हो जाए। तो इस तरीके से हम लोग ध्यान रखेंगे कि चालक की धारिता का ये परिभाषा है, डेफिनेशन है। चलिए अब हम लोग हेडिंग देंगे। अगला जो हमारा टॉपिक होगा, या सॉरी देख लीजिए थोड़े, जो कोई भी पृथ्वी तल पर ऐसा कोई ऑब्जेक्ट नहीं है जिसकी धारिता 1 फैरेड हो। मैं प्रूव करूंगा कि पृथ्वी की धारिता वास्तविक में कितनी होती है, लेकिन इसको प्रूव करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि फैरेड में जितने भी आप क्वेश्चन वगैरह सॉल्व करेंगे तो उस क्वेश्चन में आपको ऐसा देखने को मिलेगा कि जितनी भी क्वेश्चंस है उसमें माइक्रो में देगा, पिको में देगा, नैनो में देगा फैरेड। तो चलिए इसको थोड़ा कन्वर्जन भी सीख लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन करेंगे जब हम लोग तो बड़ा काम की चीज़ है ये। तो चलिए देख लेते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा कन्वर्ट करना सीख लेते हैं। आप नोट भी कर सकते हैं, नोट आप कर दें। लिखेंगे हम लोग, नोट कर लीजिए। पहला हम लोग नोट में लिखेंगे कि 1 माइक्रो फैरेड, अगर आपको 1 माइक्रो फैरेड दे दे तो क्या होगा? 10 के ऊपर -6 फैरेड। दूसरा आपसे कह दे कि 1 माइक्रो फैरेड, तो क्या हो जाएगा? 10 टू द पावर -6 माइक्रो फैरेड होगा ना।
और फिर माइक्रो को कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻⁻6 गुणा 10⁻⁻6 फैरेड। अब इसको हम लोग अगर कन्वर्ट करेंगे तो एक्चुअली ये आएगा जो वैल्यू 10⁻12 फैरेड। तो आप कह सकते हैं कि एक माइक्रो फैरेड बराबर 10⁻12 फैरेड होता है। अब देख लेते हैं आगे, तीसरी पॉइंट ले लेते हैं हम लोग। तीसरा जो पॉइंट है, अब 1 नैनो आ सकता है, 1 नैनो आ सकता है फैरेड। 1 नैनो फैरेड इक्वल्स टू 10⁻⁹ फैरेड। चौथा आ सकता है 1 पीको फैरेड, पीएफ पीको बोलते हैं, और 1 पीको फैरेड बराबर 10⁻12 फैरेड होगा। इस तरीके से दोस्तों आप इन फैरेड वाले में जो कन्वर्जन आप सीख सकते हैं। एक और मैं बता देता हूँ ताकि आपको जब भी क्वेश्चन कराऊं तो उसमें कहीं प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। तो पांचवा पॉइंट आप लिख सकते हैं कि 1 मिली mm फैरेड, तो 1 मिली फैरेड बराबर क्या होगा 10⁻³ फैरेड। ठीक है, तो इतना ही काफ़ी हो जाएगा, क्योंकि जितने भी पृथ्वी तल पर कोई भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी जो धारिता होती है दोस्तों, आप ध्यान रखिएगा, उसकी धारिता माइक्रो में ही होती है। माइक्रो में होगा, पीको में होगा, नैनो में होगा, क्योंकि पृथ्वी सबसे बड़ी वस्तु है पृथ्वी पर, और पृथ्वी से चूँकि पृथ्वी इतनी बड़ी है तब उसकी जो धारिता होती है वो 711 माइक्रो फैरेड होती है, जिसको मैं कल प्रूफ करूँगा, यानी अगले टॉपिक में मैं प्रूफ करूँगा। आज का जो लेक्चर है वो धारिता को समझे कि धारिता क्या कहलाती है, इसके बारे में समझे, धारिता की डेफिनेशन को आप तैयार करें, समझे। उसके बाद उसके नीचे क्वेश्चन के लिए आप उसके फॉर्मूले को C=Q/V को समझे, 1 फैरेड को की जानकारी ले। उसके बाद क्वेश्चन के लिए आपको जो नीचे मैं कन्वर्जन दिया हूँ कि 1 पीको फैरेड बराबर कितना, 1 नैनो, 1 माइक्रो, 1 मिली mm फैरेड बराबर कितना फैरेड होता है, जो क्वेश्चन में बड़ा ही आपका हेल्प करेगा। तो इस तरीके से दोस्तों आपको इस धारिता वाले टॉपिक को पूरी तरह से कवर करना है, और मैं आपसे कहूँगा कि आप सिर्फ वीडियो ही ना देखें, वीडियो के साथ साथ आप इसका नोट्स भी तैयार करें, क्योंकि जब आप नोट्स तैयार करते हैं तो बार बार वीडियो नहीं देखना पड़ता है। फिर भी आपको जैसा लगे, लेकिन आप नोट्स तैयार करें। नोट्स तैयार करने के बाद ही उसको तैयार करने में बड़ी आसानी होती है। फिर कहीं प्रॉब्लम आती है तो आप वीडियो देख लें। फिर भी अगर इन टॉपिकों में फिर भी कोई दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपकी प्रॉब्लम दूर की जाएगी। और आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स। ओके।